Today at the Charticle, we are going to have conversation with one of the most youngest and dynamic politician of our country, Jamyang Sherring, representing the Ladakh constituency of Jammu and Kashmir, who also holds the record for winning with a record margin of votes and also bears the responsibility of being the media secretary for Jammu and Kashmir BJP. A very warm welcome, Mr. Jamyang, in our show. बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं द चटिकल मंच की और ख़ास कर अश्विनी जी आपको गहरे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने लद्दाखी भाषा को उपयोग करते हुए जुले कहना चाहूँगा। So Jamyang, we know Ladakh as one of the most beautiful places in our country, but from you we would like to know about the cultural, historical and geographical significance Ladakh holds for India. ऐसे है, सबसे पहले तो मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा लद्दाख है कहाँ। ये इंडिया में है, चाइना में है, पाकिस्तान में है। क्योंकि हम जब लद्दाख से बाहर आते हैं या दिल्ली आते हैं या कहीं हिंदुस्तान के कहीं और क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे इस फेस को देख के कहते हैं कि आर यू फ्रॉम चाइना, आप नेपाली हो। तो इससे एक तो ये है कि अपने लोगों के भारत के वासियों में लद्दाख के बारे में जानकारी कम है या नहीं है। दूसरा हमारे लोगों को एक अलग से फीलिंग्स आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले लद्दाख को ज्योग्राफिकली जानना बहुत जरूरी है। कल्चर और हिस्ट्री से पहले आपको ज्योग्राफिकली लद्दाख को लोकेट करना होगा है कहाँ। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर स्टेट में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक के तीन रीजन में से 76% एरिया जो है लद्दाख का है। जम्मू कश्मीर का 76% ज्योग्राफिकल एरिया जो है लद्दाख का है। और लद्दाख लोकेटेड है, एक तरफ से चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं, एक तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं। तो लद्दाख का ज्योग्राफिकल जो है हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली लद्दाख इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आप ये भी देख लीजिएगा हिंदुस्तान के भारत के जब मॉडर्न इंडियन का आप हिस्ट्री देखोगे, चाहे 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो या 1984 के ऑपरेशन मेघदूत हो या 1999 करगिल वार हुआ हो, ये सारा लद्दाख में हुआ है। तो इसलिए लद्दाख जो है हिंदुस्तान के लिए ज्योग्राफिकली दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ज्योग्राफिकली ये है। एल्टीट्यूड पे मैं जरा बताऊं तो ये सी लेवल से करीब 10,000 फीट पे ये लोकेटेड है, सी लेवल से। फिर कल्चरली लद्दाख इज वेरी रिच। वहाँ पे जैसे कि आप हिंदुस्तान में जो डाइवर्सिटीज जो है लद्दाख अपने अंदर एक डाइवर्सिटीज है। लद्दाखी पब्लिक में या पीपल में आप देखें तो वहाँ पे भी अलग अलग कम्युनिटीज के लोग अलग अलग भाषाएं बोलने वाले सब लद्दाखी बोलेंगे। लेकिन करगिल में आपको पुरखी मिलेंगे, संस्करी मिलेंगे, दर्दी मिलेंगे, फिर तुर्तुगरिया में आपको बल्ती मिलेंगे, उसमें नूरबाक्ष मिलेंगे। उसी तरह नुब्रा से, चंगथंग से जो ट्राइबल पीपल है अलग अलग क्षेत्र में से अलग अलग एक कंपोजिशन है। तो कल्चरली और मॉडर्न कल्चर के हिसाब से देखा जाए लद्दाख में बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सारे रहते हैं वहाँ पे और पीसफुली we are very peace loving people and हिस्ट्री से लेके हमारे वहाँ एक कोएग्जिस्टेंस है। ना वहाँ पे कोई दंगा होते हैं, ना कोई वहाँ पे राइट्स होते हैं। और इसका मेन वजह जो मैं वहाँ पे बैठ के फील करता हूँ और मैं पूरे इस मीडिया को देखने वाले को मैं ये बताना चाहूँगा, हम में वो जो रिलेशंस है इसको कोई चंद स्कैन में नहीं तोड़ सकते, कोई भी इशू खड़ा करके नहीं तोड़ सकते। क्योंकि हमारे पूर्वजों से एक ब्लड रिलेशन चलते आ रहे हैं। बौद्ध और मुस्लिम के बीच एक ब्लड रिलेशन चलते आ रहे हैं। तो चाहे बौद्ध वाले न्यू ईयर मानते हैं, लोसर, या मुस्लिम वाले जो है ईद मानते हैं, हम वहाँ पे ग्रीटिंग करने जाते हैं एक दूसरे को। हमारे लोसर के समय हमारे इस्लामी भाई लोग बहन लोग वहाँ ग्रीटिंग करने हमारे यहाँ आते हैं और हम जो है जब उनकी ईद होते हैं तो हम वहाँ ग्रीटिंग करने जाते हैं, ईद मुबारक करने। तो इसी तरह हमारा एक मिलन है, एक ब्यूटीफुल कंपोजिशन है। तो आने वाले जनरेशन टू जनरेशन तक इसको कंपोज रखने के लिए चाहे लद्दाख के अंदर रहने वाले या लद्दाख के आने वाले जनरेशन हो, इनको भी ये जानना जरूरी है कि लद्दाख आप कैसे डिफाइन करोगे। आप सिर्फ केवल एक बौद्ध कौम को लेके, बुद्धिस्ट कौम को लेके लद्दाख को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप एक मुस्लिम समाज को लेके इसको लद्दाख का डिफाइन नहीं दे सकते। लद्दाख जो है बॉर्डर हम शेयर करते हैं, चाइना बॉर्डर दिमजोक से लेके सुशीला तक, उसके बीच जितने भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं दे ऑल आर लद्दाखी। भाषा जो है हमारे वहाँ लद्दाखी, अगर लोकल में कहे तो लद्दाखी। उसके स्क्रिप्ट जो है अभी
एक मूवमेंट को लेके भोटी लैंग्वेज का नाम दिया है। ये स्क्रिप्ट जो है इसी पे हमारा चाल डाल बोल सब जो है इसी भाषा पे बेस्ड है, निर्भर है। तो ये भाषा जो है अगर स्क्रिप्ट जो है टिबेटन स्क्रिप्ट है। हिस्टोरिकली टिल 1836 लद्दाख वाज एन इंडिपेंडेंट किंगडम। लद्दाख जो है अपने में एक इंडिपेंडेंट किंगडम है सिंस 900 एडी से लेके 900 एडी में जब तिब्बत से एक राजा आते हैं स्किल्दे निमागुल, फिर उसका जो सारा क्षेत्र वहां पे होता है, तो उस किंग स्किल्दे निमागुल को एक 3 जो बेटे होते उसमें से सबसे बड़े बेटे को लद्दाख का जो राज देते थे। तो वहां से हमारा किंगडमशिप का जो ट्रेडिशन परंपरा जो है शुरू होता है टिल 1836 तक। 1836 तक वहां पे नमग्याल डायनेस्टी मिलेगा आपको। तो उस किंगडम में लद्दाख का अपना एक करेंसी था, अपना एक आर्म फोर्स था, अपना एक मार्केट था, अपना एक एम्प्लॉयमेंट था, सब कुछ जो है अपना एक रिसोर्स था, रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम था। और वहां पे तिब्बत के साथ कैसे बायलैटरल रिलेशन रखते थे, कश्मीर के साथ कैसे रखते थे, सिल्क रूट से हमारा मर्चेंट कैसे जाते थे, इन सब में एक अलग से हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलेंगे लद्दाख को। 1836 में जब जम्मू के डोगरा महाराजा ने लद्दाख पे इंकर्जन शुरू किया, तो वहां से लेके 1947 तक डोगरा रूलर के अंडर थे लद्दाख। करीब मेरे ख्याल से 105 साल तक डोगरा रूलर के अंडर था। फिर 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, तो जम्मू के महाराजा को यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया था कि आप भारत के साथ विलय हो जाओ। तो फिर वहां से 1947-8 से लेके अभी तक हम हिंदुस्तान के साथ है। अब हिंदुस्तान के साथ रहने में हम प्राउड फील करते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं, आगे भी हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। Jamyang, you have been in politics for so long, and you have also been demanding the Union Territory status for Ladakh. So, can you please tell us what this movement for the Union Territory is all about, and why do you think that Ladakh is better off as a Union Territory than a part of the state of Jammu and Kashmir? Definitely. अब देखिए इसका पहले तो मैं जरा ब्रीफली ये बताऊंगा कि यूटी का डिमांड कब से चलते आ रहा है और क्यों चलते आ रहा है। जब पार्टीशन होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान रिलीजियस बेस पे, मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान बनते, हिंदू मेजोरिटी हिंदुस्तान या इंडिया बनते, तो वहां पे प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे आ जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है एक प्रिंसली स्टेट था। यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने जम्मू के महाराजा को एक न्योता देते, आप विलय हो जाओ, अब क्या चाहते हो, या हिंदुस्तान के साथ बैठना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, या बीच में इंडिपेंडेंट बैठना चाहते हो। तो महाराजा के माइंड में ये आता है कि महाराजा हिंदू है, उसके जितने भी प्रजा जो है मेजोरिटी मुस्लिम है। अब वो पाकिस्तान के तरफ जाए तो राजा हिंदू है, हिंदुस्तान के है तो मेजोरिटी मुस्लिम है। तो उसने ठीक समझा कि बीच में रहेंगे, एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेंगे। तो वहां पे इंडिपेंडेंट स्टेट रहने के जब डिसीजन लेता है, तो पाकिस्तान की तरफ से 1947 में एक कबीली हमला आ जाता है, ट्राइबल जो रिबेलियन आ जाते हैं। तो ये रिबेलियन जब आता है, तो जम्मू की राजा हिंदुस्तान से मदद मांगते हैं, ठीक है, आर्मी से सहयोग मांगते हैं। और फिर यहाँ से हिंदुस्तान के हमारे लीडरों ने जम्मू कश्मीर राजा को एक बार्गेनिंग, मैं कहूँगा एक बार्गेनिंग पोजीशन देते कि ठीक है आप हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाओ, हम आपको बचाएंगे। तो वहाँ 1948 में 8 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है जम्मू के महाराजा और हिंदुस्तान के बीच। तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जैसे ही साइन होता है, उसी के साथ हम भी यहाँ पे आ जाते हैं। उससे पहले नेहरू जी ने जब यूएनओ को लिखा था इससे कश्मीर के ये कन्फ्लिक्ट को लेके, जहाँ पे सीज फायर वहाँ पे डिसीजन होता है, वहाँ पे लद्दाख के लोगों के मन में एक डर पैदा होता है, फियर पैदा होता है। अब जम्मू कश्मीर एक ऐसे क्षेत्र है, उस पे कब कौन सा डिसीजन आएंगे, कश्मीर को ध्यान में रख के डिसीजन आएंगे, जम्मू को ध्यान में रख के डिसीजन आएंगे, कैसे डिसीजन आएंगे, क्यों आएंगे, उस डिसीजन, अब जो भी डिसीजन कश्मीर के फेवर में आएंगे वो डेफिनेटली हमारे अगेंस्ट आएंगे। इसलिए वो डर अभी भी है हमें, क्योंकि हमने 70 साल झेला है इस चीज को। तो उस डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई डिसीजन, अनवांटेड डिसीजन जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई डिसीजन आए, उससे पहले लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना के कश्मीर से अलग कर दे। ये हमारा मेन डिमांड है। और इस डिमांड
यूटी डिमांड शुरू होने से पहले, यूटी डिमांड 48 में शुरू होता है, 47 से लेके 48 तक जितने भी 6-12 महीना होते हैं, उसमें अलग अलग ट्राइब का हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल दिया है। सबसे पहले बोला है कि हमें नेफा ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, यानी कि लद्दाख को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाओ, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एडमिनिस्ट्रेशन है, नेफा टाइप एडमिनिस्ट्रेशन हमने डिमांड किया था, नहीं फुलफिल हो पा रहा था। फिर जाके हमने ईस्ट पंजाब के साथ जोड़ने की बात किया था, हिमाचल के साथ जोड़ने की बात किया था, जम्मू के साथ जोड़ के अलग से एक रीजन बनाने की हमने बात किया था, नहीं हो पाया। तो ये सारा ना होने के कारण से फिर हमने ये निर्णय लिया कि लद्दाख के तब के नेताओं ने हमें एक यूनियन टेरिटोरी का दर्जा दिया जाए और सीधा केंद्र सरकार शासित राज्य बनाए, इसको केंद्र शासित राज्य बनाए, यूनियन टेरिटोरी देंगे। इसका अभी तक जब शुरू में हमारा एक ये डिमांड जो रखा था, उस वक्त हमने इंपॉर्टेंस दिया था, हमारा कल्चर अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा एथनिसिटी अलग है, हमारा रहना सहना खाना पीना ज्योग्राफिकल लोकेशन रेशन कुछ भी आप देख लीजिए, कश्मीर के साथ या जम्मू के साथ कोई कम्युनिटी नहीं है हमारा। हम बिल्कुल अलग भाषा बोलते हैं, हमारा रहन सहन अलग है, ज्योग्राफिकल एरिया अलग है। जो कश्मीर में पॉलिसी बनाएंगे वो लद्दाख पे सुइटेबल नहीं है, जो लद्दाख चाहते हैं वो कश्मीर वाले बन ही नहीं सकते। इसलिए अब बीते हुए 70 साल में जो हमने ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो हमने रियलाइज किया, तो आज तो हम 1948 में जब मई 4 तारीख में 1948 में मई 4 तारीख को लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से एक मेमोरेंडम जाता है, देन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को एक मेमोरेंडम जाता है जो क्लियरली यूटी डिमांड करके। उस वक्त हमारा मानना था हमारा कल्चर लैंग्वेज ये हिस्ट्री अलग है इसलिए, लेकिन उसके बाद जो 70 साल में जो हमने झेला है, अब तो हमारा यूटी मूवमेंट जो है और भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, और भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 70 साल में हमने क्या क्या झेला वो आप देख सकते हैं, इसलिए हमारा यूटी एजेंडा है और भी स्ट्रॉन्ग है। अब यूटी को देख के अगर लद्दाख को यूटी दिया जाए तो लद्दाख सिर्फ अपने लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, ये भारत के हित में है, हिंदुस्तान के पक्ष में जाएगा। ये हम यूटी मांग रहे हैं, हिंदुस्तान से आजाद होने के लिए नहीं मांग रहे, हम हिंदुस्तान के साथ और भी जुड़ना चाहते हैं। हम गर्व महसूस करते हैं कि भारत माता के जय के नारा पुकारने के लिए लद्दाख के सीमा में, चाहे चाइना के, हमारा लद्दाख के ज्यादातर एरिया बॉर्डर है, ज्यादातर एरिया लेट्स से 90% हमारा बॉर्डर है, केवल संस्कार के बॉर्डर जो हिमाचल और ये जम्मू के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, बाकी चुमूर से लेके दमजोग से लेके काराकोरम रेंज तक ये चाइना से शेयर करते हैं, फिर काराकोरम से लेके करगिल के वहां तक पाकिस्तान से शेयर करते हैं। इतने लेंथी बॉर्डर पे एक भी इंट्रूजन नहीं हो पाता है, यानी कि अंदर जो हिंदुस्तानी लोग बैठे हैं, लद्दाख के लोग बैठे हैं, उनकी तरफ से एक भी सपोर्ट नहीं किया है। अभी तो हमें यूटी नहीं दिया है, कल को यूटी देंगे, हमारा बॉर्डर पे पकड़ जो है मजबूत जो है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी देखो लद्दाख के जो टेरिटरी है डिस्प्यूटेड एरिया माना जाते हैं, चाइना तो हमेशा क्लेम करता है कि अरुणाचल हमारा है, लद्दाख भी हमारा है, कभी-कभी वो ऑफिस में ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि लद्दाख भी हमारा है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन भारत जो है इसको यूनियन टेरिटरी बना दे तो ज्योग्राफिकल जो मैप पे क्लेम और भी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इस नजरिया से देख के, भारत की सुरक्षा को देख के, भारत के मुफ्त में देख के, अब सिर्फ लद्दाख के कल्चर को इंपॉर्टेंस ना दे, हम तो चाहेंगे कि लद्दाख के अपने रहन सहन को, अपने भाषा को, अपने कल्चर को इंपॉर्टेंस दे। अगर आप ना चाहे तो अपने सुरक्षा के लिए तो करो ना, हिंदुस्तान की सीमा सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सेव करने के लिए। हिंदुस्तान के पास लद्दाख जो है एक खजाना है, मैं मानता हूँ खजाना है, इतने ग्लेशियर्स, एक वाटर रिसोर्स, एक वाटर ट्रेजरी है आपके पास, आप उसको कंसीडर नहीं करते। लद्दाख जो है आज तक एज अ बेटर फील्ड यूज किया है, एक तरफ से मैं कहता हूँ एक्सप्लॉइट किया है। Jamyang, no doubt Ladakh is right now in the state of Jammu and Kashmir, and each and every passing day on television we see so many protests going in Jammu and Kashmir, so many separatist movements going on there. Youths are building stones instead of doing job or going for education. So what do you think about it? Does the majority sentiment in Kashmir want separation, or there are only few segregated fringe elements
who for their political benefits are doing all such type of ruckus. सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कट ये कहना चाहूँगा, कश्मीर कन्फ्लिक्ट के जो कश्मीर मुद्दा जो है कन्फ्लिक्ट के नाम दिया गया है, कश्मीर में कुछ भी चलते हो, ह्यूमैनिटेरियन के अलावा हमें कोई लेन देन नहीं है। हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो लोग आज़ादी के नारे कुछ भी ले या कुछ भी मांगे, हम वो जो कश्मीर में जो आज़ादी मांग रहे हैं ना, आज़ादी हम भी मांग रहे हैं, ये बात नोट कीजिएगा। कश्मीर वाले हिंदुस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं, हम कश्मीर से आज़ादी मांग रहे हैं, हिंदुस्तान से और भी मजबूती तरीके से जोड़ने के लिए। ये एक बात नोट कर लीजिए। ये लद्दाख के हर व्यक्ति से पूछेगा ना, आपको यही सेंटिमेंट मिलेगा, यही मुद्दा मिलेगा। रहा कश्मीर की बात, अब हमारे अनफॉर्चुनेट है कश्मीर के साथ हमें जोड़ के रखा। जोड़ने का कोई रीजन नहीं है, केवल एक ही रीजन है। एक ही रीजन ये है, जिस तरह डोगरा महाराजा ने लद्दाख को कैप्चर किया था 1836 से लेके 1947 तक, वही एक रीजन है। अब जम्मू कश्मीर राज्य के साथ हमें मजबूरन जोड़ के रखा है। उसके अलावा अब कुछ भी पॉइंट देख लीजिए, हिस्टोरिकल फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट, हमारा कल्चर, लैंग्वेज, रहन सहन, कुछ भी हमारा कोई कॉमनलिटी नहीं है। इसलिए हम कश्मीर के साथ रहना ही नहीं चाहते। चाहे वो लोग जाना चाहे जाए, बैठना चाहे बैठे, हमें कोई लेन देन नहीं है। ये एक फैक्ट है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आप नोट कीजिएगा, 1947 एक्ट से लेके आज तक 2017 तक हमारे दुर्भाग्य है, जब कश्मीर में पथराव चलते हैं, कन्फ्लिक्ट चलते हैं, हर समर हमारे इकोनॉमी पे इफेक्ट होते हैं, हमारे एजुकेशन पे इफेक्ट होते हैं, हमारे लाइफ के रहन सहन पे इफेक्ट होते हैं। हमारा देखो सर्दी में तो वैसे ही बर्फ की वजह से हमारा दोनों तरफ से रोड नेटवर्क बंद हो जाता है, सर्दी में, विंटर में। समर में कश्मीर के पत्थरबाजी की वजह से हमारा श्रीनगर वाला रोड खराब हो जाता है। अब सर्दी में भी हमारा रोड ठप रहेगा, गर्मी में भी हमारा रोड ठप रहेगा, तो हमारा जो जरूरी सामान जो है कब इंपोर्ट करोगे, ये बिग प्रॉब्लम है। और उसी प्रकार जब कश्मीर में पत्थरबाजी चलेंगे, हमारे लिए डिग्री कॉलेज और करगिल डिग्री कॉलेज ठप हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए डिग्री कॉलेज और करगिल डिग्री कॉलेज जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है। कश्मीर में जब पेपर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो लेगा ऑटोमेटिक पोस्टपोन हो जाते हैं। कश्मीर में जब पथराव चलते हैं, कश्मीर में जब एडमिनिस्ट्रेटिव वाले स्ट्राइक पे जाते हैं, कश्मीर में जब स्टाफ को सैलरी नहीं मिलते हैं, तो हमारे लिए में जितने भी एम्प्लॉयज है उन सब का सैलरी पोस्टपोन हो जाता है, उन सब का जो है स्ट्राइक शुरू हो जाता है। तो ये वी आर पीस लविंग पीपल, हमने क्या गलत किया भाई? हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं, वी वांट डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, हमें ठीक से जीने में नहीं देते। अब पॉलिटिकली आप देख लीजिए, ये अभी मैंने जो ब्रीफली कहा, ये तो जस्ट एक सिग्निफिकेंस है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं एक दो चीज को लेके हजारों में से। पॉलिटिकल लेवल पे आप देख लीजिए, कश्मीर में मैं एक ये बात बहुत अनफॉर्चुनेट समझता हूँ, जब कश्मीर के बारे में भारत सरकार, कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, भारत सरकार जब कश्मीर के बारे में फोकस करके बात करना चाहते हैं, तो केवल एक लिमिटेड एरिया पे फोकस करके बात कर रहे हैं। कश्मीर इशू भाई, कश्मीर में जो कन्फ्लिक्ट है, अगर उसको आप एक सॉल्यूशन देना चाहते हो तो आप इंक्लूसिवली सोचना पड़ेगा ना आपको। लद्दाख वाले क्या चाहते हैं, जम्मू वाले क्या चाहते हैं, बगैर जम्मू और कश्मीर को देख के, अगर जम्मू और लद्दाख को आप एक्सक्लूड करके सिर्फ कश्मीर को फोकस करके आप डिसीजन दोगे, तो लद्दाख वाले और जम्मू वाले जो भी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर देखिए वहां पे कितने पॉपुलेशन जो है इस नारे को लगाते हैं, भारत विरोधी नारे को लगाते हैं। ज्योग्राफिकली आप देख लीजिए, 76% एरिया जो है लद्दाख का है, जो आजादी चाहते ही नहीं है। एग्जैक्टली ठीक, फिर उसमें आधा पोर्शन आपका जम्मू लेता है। एग्जैक्टली जम्मू वाले जो है हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उन लोगों का अलग से डिमांड होते हैं। फिर कश्मीर में टोटल जम्मू कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 में से 2 डिस्ट्रिक्ट लेह कारगिल जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, जम्मू के जो 10-11 डिस्ट्रिक्ट है वो रहना चाहते हैं, बाकी आपका 10 डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर में, 10 डिस्ट्रिक्ट में क्या कन्फ्लिक्ट है? नहीं है।
तो कंफ्लिक्ट एरिया जो है केवल 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, शोपियन और ये सोपो और ये अनंतनाग, ये सारा रोज मीडिया में आते हैं। तो पॉपुलेशन वाइज पे आप देख लीजिए केवल 15% पॉपुलेशन जो है वो आजादी नारा लगा रहे हैं। अब 15% पॉपुलेशन को भी आप एक ढूंढ के इंटरव्यू करेंगे ना, बोल क्या रहा है वो भी उनके समझ में नहीं आ रहा। कुछ नेता लोग जो है 6, 7, 10, 15 वही जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। अब देख लीजिए, अब दुर्भाग्य बात ये है हमारे लिए, हिंदुस्तान वालों के लिए, जब जब कश्मीर की आप बात करते हो तो आपको लद्दाख भूल जाते हो। अब लद्दाख की तो बात ही नहीं करते। जब आप यहाँ से न्यू दिल्ली से इंटरलोकेटर भेजते हो तो सीधा कश्मीर जाके वापस आते हैं। जब ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जब जाते हैं, सबसे पहले कश्मीर जाते, फिर जम्मू जाते, फिर वापस आ जाते, फिर हम वहां से चिल्लाते भाई लद्दाख क्यों नहीं आए, तो उसके बाद जो है लद्दाख आ जाते, वो भी केवल मान्य गृह मंत्री अकेले आते चीफ सेक्रेटरी को लेके, बाकी सारी पार्टीज का कोई आता ही नहीं है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जब आप कश्मीर सॉल्यूशन की बात करते हो तो आप लद्दाख को इंक्लूड नहीं करते। ऑन द अदर साइड जो सेपरेटिस्ट लीडर जो है जब जब आजादी के मूवमेंट खड़ा करते हैं, सेपरेटिज्म के मूवमेंट खड़ा करते हैं, अब उनके स्पीच यूट्यूब में आपको मिलेगा। कोई भी आप स्पीच पकड़ के देख लीजिए, वो लोग हमेशा लद्दाख के दिमजो से बॉर्डर्स के और उनकी स्पीच में इंक्लूड होते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है, जो हम हिंदुस्तान के साथ जिन लोगों के साथ रहना चाहते हैं वो लोग हमें ध्यान ही नहीं देते। अब जो हम नहीं चाहते हुए भी वो लोग हमारे रिप्रेजेंट करके बोल रहे हैं, हालांकि उनको हमारे रिप्रेजेंट करके बोलने की अथॉरिटी नहीं है, हम अथॉरिटी देंगे भी नहीं। वो लोग आज तक उन लोगों ने, जो सेपरेटिस्ट लीडरों ने, जो लद्दाख को रिप्रेजेंट करके जितने भी उन्होंने भाषण दिए हैं, जितने भी बात की है, वो सारा मीनिंगलेस है। हमने उनको ये मॉरल अथॉरिटी भी नहीं दिया है, पॉलिटिकल अथॉरिटी भी नहीं दिया है। मैं कहता हूं लद्दाख में से 30-40 हजार युवा ग्रेजुएट अच्छे खासे स्टडी करते आज भी बेकार में बैठे हैं, लेकिन हम पत्थर नहीं मारते, हम भारत विरोधी नारा नहीं लगाते, हम तो तिरंगा लहरा के भारत माता की जय पुकारने में हमें गर्व महसूस होते हैं, क्योंकि हमें नहीं आता है नमक हरानी कैसे करना है, हमारे ब्लड में नहीं है वो। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि कोर हार्टेड नेशनलिस्ट कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं सुनते हमारे डिमांड को। हमने आपके सामने यूटी का डिमांड रखा, हमने आपके सामने एम्प्लॉयमेंट का डिमांड रखा, हमने बोटिल भाषा जो है 8वीं भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल करने की बात किया, हमने कैलाश मानसरोवर बात किया, हमने करगिल में एयरपोर्ट बनाने के बात किया, हमने जुजिला टनल वो तो अभी हाल में खोलने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, आज तक हम उसके लिए चिल्लाते रहे। हमने ज़ांस्कर में एयरपोर्ट बनाने की बात किया, हमने टेलीकॉम नेटवर्क अच्छा बनाने की बात किया, एयरफेयर लो करने की हमने बात किया, एक भी बात आप नहीं मानते हो। But Jamlang, like in 1995, when Ladakh was given Ladakh Autonomous Development Hill Council for the development, has it not boosted the development in Ladakh? See, इस पे अभी वाले पॉइंट पे आने से पहले मैं पहला वाला पॉइंट कंक्लूड कर लेता हूँ। हमने इतने सारे डिमांड रखा, एक भी डिमांड हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, और ऑन द अदर साइड वहां पत्थर मार के, हिंदुस्तानी फौज पे पत्थर मार के, आग जला के, गर्म पानी फेंक के आपको जबरदस्ती सुनवा रहे हैं। अब तो दौड़ के जाते हो उनको सुनने के लिए। तो इसका मतलब आप क्या हमें ये संकेत देते हो कि हम भी उसी भाषा में बोले, तब सुनोगे आप हमारा। हम आगे से क्या, अगर हम यूटी के नारा लगाए तो इसके यूटी के साथ साथ चाइना जिंदाबाद का हम नारा लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाए, तब सुनोगे आप। ये मैं एक क्वेश्चन रखना चाहूँ, क्योंकि 70 साल हमने एक हाथ में हमने यूटी का डिमांड लिया, दूसरे हाथ में हमने भारत के तिरंगा झंडा लहरा के फिर हम आगे आया। आपने नहीं सुना आज तक। अब आप ये संकेत देते हो हमें कि एक तरफ यूटी की डिमांड उठाओ और दूसरे हाथ में बंदूक उठाओ या पत्थर उठाओ या भारत विरोधी का नारा उठाओ, तब सुनोगे आप। ये जो है एक क्वेश्चन है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास है, टेलीफोन कनेक्टिविटी आज के डेट में आप देख लीजिए, यहाँ भारत सरकार जो है एक डिजिटल इंडिया के मूवमेंट खड़ा कर रहा है। मैं इसके समर्थन करता हूं, मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एप्रिशिएट करता हूं। सिर्फ पॉलिटिकल एफिलिएशन भारतीय जनता पार्टी से एफिलिएट होने के कारण ही नहीं, ये एक अच्छा मूव है। लेकिन पिछले 70 साल तक हमारे वहां केवल बीएसएनएल का मोनोपोली रहता है, अदर टेलीकॉम्स को आने नहीं देते हैं या आता नहीं है।
वहां पे आप डिजिटल इंडिया से कैसे जुड़ोगे? यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में एक फाइनेंशियल रिफॉर्म या फाइनेंशियल इंक्लूजन कहिए या इकोनॉमिक रिफॉर्म कहिए, पूरा डिमोनेटाइजेशन का एक मूवमेंट चलता है, जिसकी वजह से काला धन जो है पूरा ये करता है, खत्म करके फिर एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ रहा है। मैं आपको फिगर बताऊं, लद्दाख में 4 विधानसभा क्षेत्र है, एमएलए कंस्टिट्यूएंसी, जिसमें एक नुब्रा एमएलए कंस्टिट्यूएंसी है। पूरा एक एमएलए कंस्टिट्यूएंसी एरिया वाइज बहुत बड़ा है, एक एटीएम पे खड़ा है वो कंस्टिट्यूएंसी। आप मुझे ये बताओ, ऐसे दुर्गम क्षेत्र में, दुर्लभ एरिया में एक एटीएम से पूरे उस जनसंख्या को आप फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ पाओगे? अब मैं ये नहीं कहता हूं कि मोदी गवर्नमेंट ने इसको क्यों सुविधा नहीं दिया। भाई पिछले 70 साल जो लोग सत्ता में रहे उन लोगों ने इसका प्रावधान नहीं किया, तो 3 साल में ये भी एक चैलेंज है, मैं इसको भी मानता हूं, फैक्ट है। संस्कार जो है, आज भी रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। संस्कार एक एमएलए कंस्टिट्यूएंसी है, एमएलए कंस्टिट्यूएंसी में से 70% एरिया में जो संस्कार के पब्लिक रहते हैं, करीब 9000 वोटर है उस एरिया में। उस 9000 वोटर के एरिया में केवल एक ही एटीएम है, एक ही एटीएम। अब वहां पे आप कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ोगे? लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था, उसको देखिए। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो 95 में लेह में दिया गया और 2003 में करगिल में दिया गया। ये ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, एडीसी के नाम से, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा उसी गोरखालैंड के पैटर्न पे लद्दाख में भी लेह करगिल में दिया गया। ये ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, हमारा फाइनल डिमांड और फुलफिल नहीं हुआ है अभी तक। ऑटोनोमस हिल काउंसिल हमने 89 में जो ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच जो सिग्नेचर ये ट्रीटी साइन होके लिया है, ये एक बार्गेनिंग स्टेटस था हमारे लिए। फिलहाल ऑटोनोमस काउंसिल लेके बैठो, यूटी के लिए हम बाद में सोचेंगे या बाद में देखेंगे, ऐसा करके। लेकिन अभी ऑटोनोमस जो दर्जा जो दिया है, कहने में तो बहुत मीठा लगेगा आपको, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें ऑटोनोमस शब्द और डेवलपमेंट के जब शब्द प्रयोग करते हैं। ऑटोनोमस आप देख लीजिए कहां कितना तक हमारा ऑटोनोमस है। ना हमारे पास फाइनेंशियल ऑटोनोमस नहीं है। सबसे पहले जितना भी फंड्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से श्रीनगर जाएंगे कश्मीर गवर्नमेंट के पास, फिर कश्मीर वाले सबसे पहले तो हमें देना नहीं चाहते। अगर मजबूरन देना पड़ा तो बचा कुचा मुश्किल से, वो भी बहुत सारे घुमा के फॉलो अप कर करके जो है थोड़ा सा मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पॉपुलेशन ये एरिया वाइज देता है। अब जम्मू कश्मीर जब सेंटर से फंड लेता है तो जम्मू कश्मीर के टोटल एरिया के हिसाब से कश्मीर में पहुंच के वो फंड जब डिवाइड होता है अंदरूनी, फिर पॉपुलेशन के हिसाब से फिर हमें मिलता है 2,80,000 पॉपुलेशन पे जितना मिलता है। तो एरिया जो है हमारा सबसे ज्यादा है, वहां पे डेवलपमेंट जो है हमने एरिया पे करना है, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं करने। मान लो हमने लेह से दिमचोक तक 200-300 किलोमीटर रोड बिछाना है, या किसी 2-3 गांव में कम्युनिटी हॉल बनाना है, जिसमें इसमें 25 कुंबे होंगे, उसमें 30 फैमिलीज होंगे, मतलब 2 कम्युनिटी हॉल या 4 कम्युनिटी हॉल हमें बनाना होगा। तो कहने का मतलब एरिया, ये फिजिकल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हमें एरिया के हिसाब से करना होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं करना होता है। तो हमें एरिया के हिसाब से फंड मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं वो ऑटोनोमस जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पे तो स्वीट नहीं है। फिर देखो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है क्या हमारे पास? नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव वो देखो ऑटोनॉमी हमारे पास कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी आप देखिए एक्ट में कहा है जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज जो लेह और कारगिल में है शैल बी द ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल। स्टेट गवर्नमेंट का कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी एम्प्लॉइज है वो काउंसिल के ऑफिस सबऑर्डिनेट स्टाफ है, काउंसिल के स्टाफ है। लेकिन कोई भी अगर एचओडी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो पीडब्ल्यूडी के, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, या अदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हो, उसके ट्रांसफर तक हमारे हाथ में नहीं दिया है। अगर मान लो किसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने ठेंगा दिखाया, काउंसिल की बात नहीं माना, तो हमारे पास उस पे क्या लगन है? नथिंग।
तो कहाँ है आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी? It means it's just for the name, superficial thing given to it. सुपरफिशियल। और देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से आप देखिए एक चपरासी के एक पियोन के पोस्ट तक क्रिएट करने के काउंसिल के पास पावर नहीं दिया है। वी कैन नॉट क्रिएट एनी ऑफ अ पोस्ट फॉर क्लास 4 स्टाफ। जब क्लास 4 चपरासी के पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास जो दिया गया है सिर्फ उसको रिक्रूट करने के लिए पोस्टेड गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी हेडेक्स जो है एग्जाम कंडक्ट करना, लीज करना, ये करना, वो सारा हेडेक जो है हमें दिया है। फंडिंग का जो मेन चाबी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, लेकिन जो वहां पे सुपरवाइज करना है वो हमें दिया गया है। ठीक है, प्लानिंग प्रोसीजर हमारे पास है, काउंसिल का जो सबसे एक बड़ा पावर है, जो किस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे, किस टेम्परेचर के हिसाब से, किस लोकलाइज के हिसाब से हम डेवलपमेंट करेंगे, काउंसिल के पास ये पावर है। लेकिन ऑटोनोमस जब आप वर्ड यूज करते हो तो उसका मीनिंग भी तो ग्राउंड पे आना चाहिए ना। तो मेरे कहने का मतलब है ना हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर है, ना हमारे पास फाइनेंशियल पावर है, ना हमारे पास फुल फ्लेज एग्जीक्यूटिव पावर है। जब 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आपके पास फुल फ्लेज नहीं है तो आप ऑटोनॉमी कैसे मानोगे? उसको आप क्या डेमोक्रेटिक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन आप मानोगे? तो ऑटोनोमस का ये हालत है। शिक्षा की स्थिति में आप देखिए, शिक्षा के हालात, एजुकेशन के हालात देखिए। एक गांव में हमें प्राइमरी स्कूल खोलने के पावर हमारे पास नहीं है। हम काउंसिल में बैठ के, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में बैठ के एक प्राइमरी स्कूल खोलने के पावर हमारे पास नहीं है, वो भी हमें स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है। एक मेडिकल एड सेंटर खोलने के हमारे पास पावर नहीं है, वो भी हमें स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल होके लाना पड़ता है। तो वेयर इज द ऑटोनोमस? ऑटोनोमस कहाँ है यहाँ पे? तो ये सारी चीजें जो है, मैं मानता हूं कि हम जितना भी चाहे काउंसिल में एक इलेक्ट होके आए हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया, पब्लिक ने हम पे एक उम्मीद रखा है, तभी जाके हम मुझे जो है सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जिताया है। भारतीय जनता पार्टी की अभी मेजोरिटी सरकार, वहां पे मेजोरिटी इलेक्ट होके तो भारतीय जनता पार्टी के काउंसिल में सरकार चल रहा है। अब पब्लिक का एक एक्सपेक्टेशन है, पब्लिक जो है ये सारे निट-ग्रिटी नहीं जानते, लेकिन ये सारा जिम्मेवार जो है हमें दिया है। अब हमारे पास पावर ही नहीं है तो हम किसको वोट? या तो एलएचडीसी एक्ट को संशोधन हो कि उसमें अमेंडमेंट लाके स्ट्रेंथन करना चाहिए, तब जाके वो सुधार होगा। नहीं तो पब्लिक और हमारे बीच एक लड़ाई होने का कारण ये बन सकता है। तो मैं डिनाई नहीं करता हूं कि जिम्मेवारी आदमी हूं, जिम्मेवारी लिया हुआ है तो हम जिम्मेवारी से अपने काम निभाएंगे और शिकायत का मौका नहीं देंगे। तब भी जाके जब हमारे पास ऐसे छोटे-छोटे चीजों का पावर नहीं है तो हम इसको एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कैसे माने? Okay, gentlemen, one last question. Last year we saw under the leadership of Honorable Prime Minister, BJP formed government in Jammu and Kashmir. Has it strengthened the development in Ladakh? And as a youngster, what would you like to suggest other young people who want to join politics? Like, what they should idealize? इसमें देखिए, अभी आपने 2 क्वेश्चन जो राइज किया। पहले जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, प्रदेश में, जो ले में सरकार में आके क्या काम हो नहीं पा रहा है। डेफिनेटली हमें एक फंडिंग पे आप देखिए बहुत सारे हमें बूस्ट मिला है, और मैं इसको कंपैरेटिवली थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार आके क्या चल रहा है, उससे पहले जितने भी सरकारें बैठे हैं, जो नेहरू जी से लेके, इंदिरा गांधी जी से लेके, राजीव गांधी जी से लेके, वहां तक हमारा डेवलपमेंट कहाँ हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा पिछले 70 साल में जितना भी वहां पे डेवलपमेंट हुआ है, क्लियर एंड कट में फ्रैंकली ये बताना चाहूंगा, वो पब्लिक के, वहां के लोकल वालों के लिए मैं नहीं मानता हूं डेवलपमेंट हुआ है। अब देखिए, यहां से चाइना ने अक्साई चीन पे रोड बनते हैं, लद्दाख के जो इंडियन टेरिटरी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिना पूछे और जानकारी में ना ले, ऐसा करके इंडियन टेरिटरी पे शिंजांग पुलासा रोड बनते हैं। वो हमारे हमारे भारत के नॉलेज में आ जाता है 1957 में, 58 तक कंफर्म हो जाता है कि वहां पे रोड है। तो जिसके चलते 1962 में चाइना के साथ वॉर होता है, इंडो-सिनो वॉर जो चाइना के साथ होता है चांगतांग एरिया में। तो यहां से 62 में जैसे वॉर होता है, 63 में उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए श्रीनगर की तरफ से रोड बनते हैं। 62 से लेके 64 तक 2 साल में वो रोड करगिल तक पहुंचते हैं, ठीक। फिर वहां से लेके साथ नेटवर्क जुड़ जाते हैं, लेकिन 64 से लेके 74 तक सिविलियन मूवमेंट के लिए वहां पे अलॉट नहीं देते।
रोड बना है आपका, वहां पे सिर्फ आर्मी का कन्वे चलेंगे, वहां पे आर्मी का मूवमेंट होगा, सिविलियन का मूवमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है वो रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वो पब्लिक को ध्यान में रख के नहीं किया, रोड बनने के बाद भी पब्लिक को यूज करने नहीं दिया। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब लद्दाख के लिए कितना डेवलप कर रहे हो, तो यहाँ जितना भी जो लैंड है और वहां पे जो लेबर इंगेज हमारे जो वहां से हुआ, लेबर इंगेज हुआ, ये सारा मैं मानता हूं वो एक एक्सप्लॉइट हुआ है। हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और भारत की सुरक्षा के लिए हमारा एक्सप्लॉइट हो रहा है। उसी तरह अब एयरपोर्ट देखिए, रोड से पहले लद्दाख में एयरपोर्ट बनते हैं, ठीक, एयरपोर्ट बनते हैं, वो भी आज भी आर्मी के अंडर, आर्मी वहां से परमिट देंगे, कौन सा फ्लाइट कितने बजे उड़ेंगे, कौन सा फ्लाइट यहाँ पे लैंड करेंगे, आज भी आर्मी पे है। सिविलियन के लिए क्या है, सिविलियन के लिए आप देखिए, अगर आप यहाँ से ले टिकट अभी ऑनलाइन आप चेक कीजिए, ले से यहाँ आना हो, यहाँ से ले जाना हो, तो 20,000, 25,000, 30,000, क्या ये लोकल के लिए डेवलपमेंट है? ये जो है पिछले वर्षों से एक एयर पॉलिसी चल गया है। उसी तरह मोबाइल टेलीफोन कनेक्टिविटी देखिए, जितने भी बॉर्डर एरिया में जो जहां आर्मी का स्टेशन है वहां पे अलग अलग टावर्स लगते हैं, लोकल के लिए नहीं चल रहा है। उसी तरह वहां ले में जब 84 में केवी स्कूल खोलते हैं, केवी स्कूल लोकल के लिए नहीं खोलते, वो यहां से आर्मी जितना लद्दाख में ड्यूटी पे जाते हैं, जो फैमिली लेके जाते हैं, एक दूर दराज इलाका है तो फैमिली लेके, फिर उनके बच्चों को एजुकेशन शिक्षित करने के लिए वहां पे केवी स्कूल खोलते हैं, लद्दाख वालों के लिए नहीं खोलते। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट जो 2003 में 2000 मेरे ख्याल से 2002-3 में जो रेजिमेंट बनते हैं, एक लद्दाख स्काउट एक आर्मी का यूनिट बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं जो इस सीमा को सुरक्षा करने के लिए वहां के लोकल नौजवान, लोकल के पास उस क्लाइमेट, उस एरिया के एक एडेप्टेशन, उनको यूज करो भारत की सीमा सुरक्षा के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वहां प्राइम फोकस नहीं जाता है, लेकिन ये मैं मानता हूं उससे हमारे एम्प्लॉयमेंट में काफी सहयोग मिला है, कंट्रीब्यूशन मिला है। लेकिन प्राइम फोकस क्या है आपका? अगर प्राइम फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है तो मैं आपको गिन के बताऊंगा, +2 के बाद जितने भी 10+2 के बाद जितने भी इंट्रेंस आता है, जो प्रोफेशनल बोर्ड प्रोफेशनल इंट्रेंस एग्जाम, जिसके आप चाहे मेडिकल में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, वो एग्जामिनेशन सेंटर आज तक लेकर गिल में नहीं खुला है। ये है जो पिछले 70 साल के दिन, 70 साल सरकार के जो दिन, जब +2 के बाद इंट्रेंस के लिए हमें या श्रीनगर जाना पड़ता है या जम्मू आना पड़ता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है वहां पे, जो 10वीं के पास इंट्रेंस देना होता है, वो इंट्रेंस के लिए आज भी कश्मीर जाना पड़ता है, डिवीजन के हिसाब से कश्मीर डिवीजन, वहां श्रीनगर जाना पड़ता है। कश्मीर जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर जो है एग्जामिनेशन सेंटर है, ले में नहीं था। पिछले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने बाद इन द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो है ले में कंडक्ट हुआ है, रिसेंटली हुआ, करीब 2-4 दिन पहले। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्जाम है फॉर द फर्स्ट टाइम ले में हुआ। ये सारा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके बीते हुए सरकार तक किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ एक्सप्लॉइट किया। तो ये सारा कंपेयर करके मैं ये बताना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद काफी बूस्ट मिला है। बूस्ट इसलिए मिला है, जोजिला टनल लद्दाख के पुराना डिमांड है, कांग्रेस सरकार ने इसको वादा किया था, हाँ सर्वे तक किया, वादा किया, 70 साल में उसका टेंडर नहीं हो पाया। लास्ट ईयर जो मोदी सरकार ने इसका टेंडर किया, फिर कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह ने इसमें उंगली डाल के फिर उसका कैंसिल किया। अभी रीबाइडिंग हो रहा है 600 करोड़ का, जो रीबाइडिंग होगी ये जल्दी होने वाला है काम शुरू। उसी तरह माननीय गृह मंत्रालय से ये आईटीबीपी जहां है वहां पे हमारा लोकल छोटे मोटे गांव भी है, वहां पे 28 मोबाइल टावर का सेंक्शन होता है। उसी तरह चांगतांग एरिया में 650 करोड़ के एक स्कीम सेंक्शन होता है। उसका मेन फोकस ये है, बॉर्डर पे जितने भी लोकेटेड विलेजेस है वो वहां पे स्कूल ना होने के कारण, टेलीफोन ना होने के कारण, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज ना होने के कारण वो माइग्रेट हो रहा था। अब उनको वहीं पे बिठाने के लिए एक सीमा सुरक्षा का भी है, लोकल डेवलपमेंट के लिए उसके चलते 650 करोड़ की एक स्कीम बनता है। फिर बिलासपुर, मनाली, बिलासपुर ले रेलवे नेटवर्क जो है उसका भी सैंक्शन हो चुका है, ठीक। और चुशुल से लेकर डेमजोक तक ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीमा सुरक्षा के लिए और लोकल डेवलपमेंट के लिए। चुशुल से डेमजोक तक एक रोड का प्रोजेक्ट है, वो भी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उसका अप्रूवल हो चुका है। पिछले सरकार
तक इसलिए कर नहीं पाया क्योंकि वहाँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं, तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने जो है उसको मान्यता नहीं दिया था, एनओसी नहीं दिया था। तो लास्ट मोदी सरकार आने के बाद इसको स्टेट गवर्नमेंट से क्लियर करके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्लियर कर दिया। तो ये चीजें जो है लोकल डेवलपमेंट में, चाहे सीमा सुरक्षा के साथ साथ लोकल डेवलपमेंट के लिए भी ये मान्य रहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पिछले 70 साल तक लद्दाख को जिस कांग्रेस सरकार ने एक्सप्लॉइट करके रहा, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, इनके सरकारों ने सिर्फ सीमा सुरक्षा के लिए, दिल्ली में अपना सत्ता संभालने के लिए एक्सप्लॉइट किया। अब उसका भरपाई जो है अभी होना शुरू हुआ है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। मैं नहीं कहता हूं कि मोदी सरकार के 3 साल में अभी मोबाइल क्यों नहीं चल रहा है, हवाई जहाज का किराया काम क्यों नहीं हो रहा है, इतने सारे एटीएम क्यों नहीं खोल रहा है, ये 3 साल में सब कुछ होने की चीज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, ग्राउंड पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है, ये हमारा मानना है। तीसरा जो प्रश्न है यूथ इन पॉलिटिक्स, इसमें यूथ इन पॉलिटिक्स में समझता हूँ दो किस्म के हो सकते हैं। एक जो थिंकिंग टाइप का पॉलिटिक्स, जो आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हो लेकिन एक पॉलिटिकली एक विचार रखते हो, जो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इस आइडियोलॉजी करके। लेकिन एक होता है एक्टिव पॉलिटिक्स, जो अभी मेरा हिस्सा है एक्टिव पॉलिटिक्स का। तो एक्टिव पॉलिटिक्स को लेके पूरे हिंदुस्तान में इसकी जरूरत है आज के डेट में, क्योंकि हम बाहर बैठ के पॉलिटिक्स के अंदर ना घुस के, बाहर बैठ के हम यही मानते रहे कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। अगर इसको हम सिर्फ डाटी ही, हमारा पर्सपेक्टिव जो है इसके पड़ता है, एक डाटी पॉलिटिक्स के समझ के हम इसमें इन्वॉल्व ना हो, तो इस पॉलिटिक मेन स्ट्रीम जो है इसमें सुधार कभी नहीं आएगा। अगर आप ये कहोगे कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं समझता हूं चाहे आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स जो है आप में पूरा इंटरेस्ट है। क्योंकि जब सेंसस बनता है तो आपका गिनती होता है, बिल्कुल। जब वोटर लिस्ट होता है आपका गिनती वहां होता है, ठीक। जब मेजोरिटी का कोई सरकार या कोई पॉलिसी डिसीजन होता है तो आप उसमें भी आप एक स्टेक होल्डर है, उसका इंपैक्ट आप पे पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन दिया, आप पॉलिटिक्स, आपको ये नहीं पूछा ना कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो कि नहीं रखते हो, कि ये डिसीजन आप पे इंप्लीमेंट हो या ना हो, ये आपको नहीं पूछना है। तो इसलिए आप ये कह के ना बैठिए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स करके उसको प्रिटेंड ना कीजिए, बल्कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट डालिए। क्योंकि आपके ड्रिंकिंग वाटर हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, मोबाइल नेटवर्क हो, कुछ भी हो, वो एक पॉलिसी मेकर जो बैठते हैं और कैबिनेट डिसीजन देते हैं, जो विधानसभा डिसीजन देते हैं, जो पार्लियामेंट डिसीजन देते हैं, वो सारा एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। और एक मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, जो हमेशा हम देखिए, चाहे किसी कॉर्नर में डिस्कशन हो, चाहे सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो, कि यही हम कंप्लेन ही रहते हैं, कंप्लेन, यहाँ पे रोड क्यों नहीं बन रहे, यहाँ पे वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है, वहां पे महिलाओं के लिए सुरक्षा क्यों नहीं है, यहाँ पे ड्रिंकिंग फैसिलिटीज क्यों नहीं। तो ये सारा क्यों करते रहोगे तो आपको आंसर ही क्यों ही मिलेगा कि आप क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आप क्यों नहीं चुनते। इसलिए मेरा मानना यह है, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट प्लानिंग। एग्जैक्टली। आपने एक वोट, एक इंडिविजुअल का सिंगल वोट है, वो आप किसी दारू के साथ भेजोगे, कि पैसे के लिए वोट डालोगे, या रिलेटिव्स को देख के वोट डालोगे, या जाति धर्म को देख के वोट डालोगे, तो आप विकास नहीं कर पाओगे देश को विकास करना है तो जाति धर्म दारू पैसा इन सब से ऊपर उठ के अपने प्रत्येक वोट यूज कीजिए, और जिसकी वजह से एक अच्छा क्या कहते हैं, एक सुशासन हम स्थापित कर पाए, तब जाके। इसलिए मैं कहता हूं कि यूथ को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पॉलिटिक्स डायरेक्टली ज्वाइन कीजिए, आप कांग्रेस का झंडा लेके जाइए, बीजेपी का झंडा लेके जाइए, एबी पार्टी के झंडा, मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए, एनालाइज कीजिए कौन सा पार्टी ठीक है, कौन सा आपके लिए अच्छा फैसिलिटी दे सकते हैं, उसको आप वोट डालिए। दूसरे अपने ग्रुप जब डिस्कशन होता है, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, तब जाके एक पूरे देश में माहौल ऐसा बने कि सुधार आए। तो इसलिए मेरा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का यही मकसद था कि चाहता हूं कि खासकर लद्दाख में मेरे से जितने भी यंग एज है उनको मैं मैसेज देना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी गेम, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म यू कैन सर्व एट लार्ज स्केल। पॉलिटिक्स जो है सिद्धांत बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स में आए, इसलिए मैं इस द चैटिकल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सब
इस तरह के इससे भी बेहतर सोच रखे। मैं तो लद्दाख जैसे दुर्गम दुर्लभ क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो इतना एक्सपोजर इतना मेरे पास नहीं है, शिक्षा भी मेरा अच्छा खासा नहीं हो पाया है, लेकिन हम पहाड़ में बैठ के देश के लिए इतना सोच सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं सोच सकते? Thank you very much, Jamyang, for having a conversation with us. And we do hope that our viewers will know a lot about Ladakh seeing this video beyond tourism. So, thank you very much once again. थैंक यू वेरी मच। मैं द जटिकल को अपने पूरे लद्दाख के वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से दिल से जुले कहना चाहूंगा। जुले।